हेलो। हाँ, आवाज़ क्लियर है। ऑनलाइन वाले को भी तो चाहिए ना, बैठे लोग कर रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ तो दिया जाए, है ना। देखिए, एक चीज़ हम बता दे रहे हैं कि घर पे जो प्रैक्टिस अगर आप लोग कर रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस सेंटेंस में आप अगर अटक जा रहे हैं और जो आप सोच पा रहे हैं कि हमें ये लिखना है, अगर वो इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं तो उसी समय आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ क्या लिखेंगे, लाइन की जगह पे एट इंस्टेंट हम आपका रिप्लाई देंगे। व्हाट्सएप नंबर बता दिया गया है आपको, तो मैसेज किए थे आप, इसलिए आपको होमवर्क नहीं मिला ना, बताया जा चुका है। क्या है व्हाट्सएप नंबर? हाँ, 9117015555। ठीक है, सबको होमवर्क मिल चुका है। ठीक है, चलिए होमवर्क का सेशन हम लोग बाद में करेंगे। पहले बात करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा एक और चर्चा करेंगे। इस सैटरडे को थोड़ा हम लोग एक ओरिएंटेशन, एक प्रोग्राम रख रहे हैं, उसके बारे में देख लें और लोगों को बता भी दें थोड़ा बेहतर है क्या है, क्या ला रहे हैं। एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो बीपीएससी, एसएससी और बैंक सबको लेकर के है। इसमें सारे टीचर्स, सारे ये नहीं है, अभी अभी और भी हैं लेकिन इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो ये सारे लोग अवेलेबल होंगे, सारे टीचर्स से आप इंटरेक्ट हो सकते हैं। आपके बैचेज कैसे होंगे, क्या होंगे, सारा कुछ आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। कितने कम टाइम में और परफेक्ट टाइम में आपका बैच खत्म हो सके, कैसे फिनिश हो सके, कैसे आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो सके, सारा डिटेल आपको बताया जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बार क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये रवि रंजन सर हैं, 4 बार इंटरव्यू दिए हैं अभी तक मात्र। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ एक रीजन रहता है जिसकी वजह से मेरिट लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं। तो उनका जो बेस्ट पार्ट है, वो अपना बेस्ट पार्ट वो देंगे। नीतीश सर हैं, ये 2 बार इंटरव्यू फेस कर चुके हैं यूपीएससी का, वो अपना बेस्ट पार्ट आपका देंगे। बाकी जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो हिस्ट्री के फैकल्टी हैं वो हैं, मैथ्स के लिए हैं, और एक है ये सब कुछ आपको गाइड कर सकते हैं। ही इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। ठीक है, बाकी एक मैं हूँ जो हूँ आपके सामने। ठीक है, तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है या किसी को कन्फ्यूजन है कि क्या तैयारी करनी चाहिए कि कुछ भी, तो वो अपनी रणनीति यहाँ आकर के अपने टीचर्स से वो डिस्कस कर सकते हैं और अपनी रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने बात किया था एसे राइटिंग और नोटिस के ऊपर, ये बात हुई थी। थोड़ा उसको और आगे चलेंगे। एसे राइटिंग तो आज हम बात करेंगे ही करेंगे, आज हम बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग। दोनों में क्या फर्क है, तो बता सकते हैं दोनों में क्या फर्क है? एसे राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग बोथ आर सिमिलर और बोथ आर डिफरेंट। हाउ दे आर डिफरेंट, कैसे ये डिफरेंट है? नो, कैसे डिफरेंट है? पैराग्राफ राइटिंग में एक पैराग्राफ होना चाहिए, और ऐसे में क्या है, बहुत सारे पैराग्राफ हो सकते हैं। हाँ, मल्टी पैराग्राफ हो सकते हैं वो ऐसे में। ऐसे में क्या है कि किसी टॉपिक को बहुत डेप्थ तक जा सकते हैं, जबकि पैराग्राफ में हम लोग एक टॉपिक को फोकस करके हम लोग लिख डालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर आपको डिफरेंस बता देता हूं क्या है। अच्छा, मैंने ये कहा था कि ये हॉट टॉपिक्स हैं, है ना। इसमें हमने 2 किया था, कौन कौन से किया था? ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड साइबर क्राइम, ये 2 हो चुका है। 3 और 1 4, ये 4 बचे हैं, सबको करेंगे हम लोग। हॉट टॉपिक्स हैं वो सब सब करना है। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हैं? अरे ये हम पूरा पीडीएफ ही दे देंगे आपको। है, अभी से समझ लीजिए थोड़ा सा क्या है। एसे और पैराग्राफ राइटिंग में क्या है, एसे थोड़ा बड़ा होता है, लॉन्गर। एसे क्या है, थोड़ा लॉन्ग होता है, जबकि ये क्या है, शॉर्ट होता है। ये मल्टी पैराग्राफ होता है, ये फोकस्ड ऑन ए सिंगल आइडिया और पॉइंट होता है। एक सिंगल आइडिया, इसमें क्या है, का सेंट्रल आइडिया होता है। ये बहुत सारे टॉपिक, क्या कहता है, एक टॉपिक को डेप्थ तक, बहुत गहराई तक लेकर जाता है। ठीक है, और आपका एक अपना एप्लीकेशन भी है, यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम भी है, सेम नाम से, कैरियर 365। इस पे जाकर के बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं,
चाहे जीएस का हो, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, सारा कोई बहुत सारा टेस्ट उसमें फ्री डाला हुआ है। और ये बिहार का पहला ऐसा ऐप होगा जिसमें आपको बिहार से जुड़ी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं का टेस्ट आपको अवेलेबल है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। अच्छा, मैंने भी पढ़ा न्यू एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या पढ़ा जाए? हाँ, हम लोग को एजुकेशन ही पढ़ना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन जो है वो अमेरिकन है, ठीक है, और एजुकेशन जो है वो ब्रिटिश है। हमारे यहाँ ब्रिटिश चलता है। खैर, आप एजुकेशन में बोलिए, आज के डेट में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बात करेंगे इसके ऐसे के ऊपर। ये कंटेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में जानते होंगे। कब लाई गई है? 2020 में ना, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो मुझे भी नहीं डिटेल पता कि क्या है, ठीक है। मैं तो सर्च करता हूँ कि कब क्या है, क्योंकि ये से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, कंटेंट मैं देने एक एक करके बताने की कोशिश करता हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज अ मेजर रिफॉर्म इन इंडिया एजुकेशन सिस्टम। कहा जाता है ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक मेजर रिफॉर्म लेकर के आया। कौन कौन ये रिफॉर्म लेकर आया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन सा? 2020 है। इट एम्स टू मेक, इसका एम क्या है? पहला हमने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया ना, दूसरा हमने उसका एम बता दिया क्या है। इट्स एम टू मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग, यूजफुल एंड स्टूडेंट फ्रेंडली। इसका एम क्या था? उसको इंटरेस्टिंग बनाना, दूसरा यूजफुल बनाना, और तीसरा फ्रेंडली बनाना। स्टूडेंट फ्रेंडली का मतलब क्या है? उसको अच्छा लगने लगे, उसको ये ना लगने लगे कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेंज टॉपिक है, हम इस पर बात कर रहे हैं, ठीक। हाँ, ठीक है। तो स्टूडेंट फ्रेंडली, इसके मुख्य जो बिंदु हैं, की पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या है? न्यू स्ट्रक्चर, जैसे चेंजेस स्कूल फॉर्मेट टू 5+3+3+4 इंस्टेड ऑफ 10+2। 10+2 होता था ना, उसको कैसे चेंज कर दिया गया, ठीक है। दूसरा क्या है? मदर टंग, आपका जो भी मदर टंग है उसमें आप पढ़ सकते हैं। फोकस ऑन टीचिंग इन लोकल लैंग्वेज अप टू ग्रेड 5 तक आपके अपने लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाए। ये NEP 2020 के तहत ये लाया गया, ठीक है। थर्ड वन इज स्किल बेस्ड लर्निंग। क्या है? इंट्रोड्यूसेस कोडिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अर्ली। आजकल कोडिंग जो पहले लोग सीखते थे, कब? तो BCA MCA करने के बाद लोग सीखते थे। आज के डेट में कोडिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग बात में ही सिखाया जा रहा है, ताकि आप थोड़ा हाईली स्किल्ड नहीं, कुछ इतना स्किल्ड हो जाए कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें, कहीं काम आप कर सकें, ठीक है। लेस क्या है? रोट लर्निंग इनकरेजेस अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसके ऊपर फोकस किया गया। हायर एजुकेशन प्रमोट्स फ्लेक्सिबल कोर्सेज एंड रिसर्च। प्रमोट फ्लेक्सिबल कोर्सेज एंड रिसर्च कहने का मतलब क्या? इसको प्रमोट किया गया। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब? हाँ, लचीला तो ठीक है, फ्लेक्सिबल कोर्स का क्या मतलब? उसको थोड़ा आसान बना दिया गया है ना, उसको थोड़ा आसान बना दिया गया। और रिसर्च विंग में जाने के लिए भी आपको बहुत प्रमोट किया गया कि आप यहाँ जाइए, ये बहुत अच्छी चीज है ना। जैसे एग्रीकल्चर में भी रिसर्च होता रहा है, ठीक है। के बाद ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। ये अगर ऐसे हमें लिखना होगा तो ये एज इट इज लिख देंगे, हमारा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हमने डेप्थ में इसकी चर्चा कर दी, ठीक है। NEP 2020 hopes to create confident, skilled, thoughtful learners for the future। अगर ऐसे की बात करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन आज ये है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखें। हमने ये ऐसे के रूप में, इसका कंटेंट है वो हमने तैयार कर दिया, आपके लिए बता दिया। अब इसका हमें लिखना है क्या? पैराग्राफ, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज ए प्लान टू इंप्रूव एजुकेशन इन इंडिया। यही था ना, इसका एम क्या था? अब एक प्लान है, क्या क्या इंप्रूव करने के लिए? एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। इट चेंजेस द स्कूल सिस्टम
टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न बेटर एट ईच एज। मतलब हर उम्र में वो सीख सकता है बहुत आसान तरीके से। इट सपोर्ट्स लर्निंग इन होम लैंग्वेजेस। होम लैंग्वेज मतलब था ना कि उसके मदर टंग में, ग्रेड 5 तक ये था। होम लैंग्वेज एड्स स्किल्स लाइक कोडिंग एड एंड फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजिंग। उसको समझने पे फोकस किया गया, याद करने पे नहीं फोकस किया गया। ठीक है। इट एम्स टू मेक लर्निंग फन एंड यूजफुल। और इसके थ्रू क्या किया गया, लर्निंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया गया, इंटरटेनिंग बना दिया गया और बहुत ही यूजफुल बना दिया गया। जैसे हम लोग कुछ अगर वीडियो देखते हैं, हम लोग मूवी देखते हैं, वो चीज़ें बहुत दिन तक याद रह जाती है ना, वो चीज़ें बहुत दिन तक याद रह जाती हैं। लेकिन हम लोग अगर बुक में पढ़ते हैं तो वो बहुत दिन तक याद नहीं रहता, बार बार उसको रिवीजन करने का जरूरत होता है ना। तो आज के डेट में इसके थ्रू क्या किया गया कि उसको एक इंटरटेन के थ्रू उसको जोड़ दिया गया। बहुत सारे आप देखेंगे उसको एक कार्टून टाइप से बना करके भी आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, आपको वो एक बार में समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो उसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। ये पैराग्राफ राइटिंग एक ही पैराग्राफ में ओवर। ठीक है। इससे तो एक ही टॉपिक पे हमने दो काम किया, एक ऐसे भी लिख लिया और दूसरा पैराग्राफ भी लिख। तो दिक्कत हो रहा है इसी तरह का? चलिए आगे बात करें। यही वो एप्लीकेशन है आपका अपना, और ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि इसको बिहार का नंबर 1 तो बनाना ही है। ये बिहार का एप्लीकेशन है, कौन सा, कैरियर 365। इसमें बिहार के सारे तमाम जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, सारे के सारे टेस्ट और बहुत ही परफेक्ट लेवल के, बहुत ही अप टू मार्क लेवल के अवेलेबल हैं। कैरियर 365 ये बता दिया गया है आपको। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर, एक और टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आपको घर पे क्या करना है ना कि इसको एक बार देखना है, एक दो बार और सुनना है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ही करके सुनिए, लेकिन सुनिए घर जाके भी। उसके बाद ये जो कंटेंट आपको दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, उसको एक बार पढ़ना भी है, गो थ्रू भी करना है उसको। अब गो थ्रू करने से क्या होगा कि आप उसको बहुत अच्छे से एक दिमाग में बैठता चला जाएगा कंटेंट की, अच्छा शुरुआत यहाँ से करनी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे मैं आप, तो बात अब तो पता चल गया ना कि कैसे करना है। अब एआई, एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत किससे करेंगे, एआई क्या रेफर करता है, एआई क्या है, एआई का मतलब आप क्या समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस वही लिख डालेंगे, उसके बारे में एक आध सेंटेंस और दे देंगे, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है। वो कितना यूजफुल है, सॉरी उस कितना यूजेज कहाँ कहाँ है, एडवांटेज क्या क्या है, चैलेंजेस यानी कि डिसएडवांटेज क्या क्या है, फिर कंक्लूजन में कि हम हमें कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये यही ना होना चाहिए, 4-5 पॉइंट ही तो होता है ना ऐसे राइटिंग में। अगर एआई के बारे में आपने सुना है, एआई के बारे में सुने हैं, एआई के बारे में सुने हैं? क्या होता है, अरे बोल के आजकल कॉपी पेस्ट होता है, बोल के टाइप होता है, नहीं होता है, अलेक्सा बिल्कुल, वो सारा का सारा क्या है, एआई ही है। ठीक है। आजकल फोटो कुछ से कुछ बना दे रहे हैं, आजकल देख लीजिए, एक आगे आजकल गिबली है ना, तो क्या है, एआई है। चलिए कंटेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या है, अभी हमने कहा कि एक मशीन जो है वो कैसा, इंसानों की तरह काम करना शुरू कर देता है। आप जो बोलते हैं वो करके देता है, आप जो बोलते हैं वो करके देता है। आप बोलते हैं एलेक्सा प्ले द म्यूजिक, या एलेक्सा प्ले, कुछ भी कोई भी सॉन्ग अगर बजाने को कहते हैं वो बजाना शुरू कर देता है। पूछते हैं कि क्या टाइम हुआ है, वो टाइम बताना शुरू कर देता है। ठीक है। जब एक मशीन क्या करे कि एआई मीन्स मेकिंग अ मशीन स्मार्ट इनफ टू परफॉर्म टास्क लाइक ह्यूमन। जब एक मशीन को इतना स्मार्ट बना दिया जाए कि वो परफॉर्म करने लगे, टास्क परफॉर्म करने लगे, कैसे, इंसानों के जैसा, ह्यूमन के जैसा। इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इनेबल्स मशीन टू थिंक। ये कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है जो क्या है, जो मशीन को इनेबल करता है किसके लिए, थिंक करने के लिए, सोचने के लिए, सीखने के लिए, एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। सोचने के लिए, सीखने के लिए और मानवों की तरह व्यवहार करने के लिए। ठीक है।
इट इज चेंजिंग द वे वी लिव एंड वर्क। ये बदलता जा रहा है किसको? उस तरीके को, जैसा हम जी रहे हैं और जैसा हम कर रहे हैं, हमारे करने और जीने के तरीकों को ये बदलता जा रहा है। कौन? एआई। इट इज चेंजिंग द वे वी लिव एंड वर्क। एग्जाम्पल क्या है कि वॉइस असिस्टेंट, अलेक्सा, सिरी, आईफोन में होता है ना सिरी, हे सिरी व्हाट्सअप, वो जवाब देगा आपको, आई एम गुड, हाउ हाउ अबाउट यू। ठीक है, वो ये देता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, सुने हैं ना? ठीक है, टेस्ला, चैटबॉट्स एंड फेस रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्निशन क्या होता है कि आपका फोटो डाल के वैसा और कोई कौन है सारा हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, मैच करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। इसके यूजेज कहाँ कहाँ? ठीक है, तो यूजेज कहाँ कहाँ हो सकते हैं? हेल्थ केयर में, एडुकेशन में और बिजनेस में। हेल्थ केयर में क्या हो सकता है? डिटेक्टिंग डिजीज एंड असिस्टिंग डॉक्टर्स। ये डिजीज को भी डिटेक्ट कर सकता है आज के डेट में। ठीक है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एंड स्मार्ट ट्यूटरिंग। ठीक है, बहुत तरीके से इसको बताया जा सकता है। जैसे आपको मान लिया कि हम अगर एक रेक्टेंगल बताने लगे तो रेक्टेंगल के ऊपर बहुत सारी चीजें बता देंगे। अगर एआई हमें बताना है तो हम उसका एक वीडियो प्ले करके यहाँ पे कुछ भी बता सकते हैं। हम उसे सिर्फ कमांड देंगे, वो बताता चला जाएगा। ठीक है, मेरा सारा काम वो खुद करता जाएगा। यहाँ वो खुद आएगा, एक ट्यूटर के रूप में आएगा और उसको सारा कुछ वो बोलेगा भी, आप सुन भी पाएंगे, आप बोल भी पाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि वो कितना आप उसके लैंग्वेज को कितना समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, ये डिपेंड करता है। थोड़ा सा हमारी होने से उपयोगिता ये बढ़ जाती है कि मुझे पता है कि आप क्या समझ पा रहे हैं, उसी लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ थोड़ा सा एक दिक्कत है। कस्टमर सपोर्ट, डाटा एनालिसिस एंड मार्केटिंग, इस सारा का सारा कौन कर पा रहा है? एआई। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या हो सकता है? इसका एडवांटेज तो बहुत सारा हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। जैसे एक मशीन ही अगर 10 लोगों का काम कर दे तो 10 लोगों की जरूरत ही क्या? 10 लोग तो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। चलिए, ठीक है, तो एडवांटेज क्या है कि सेव्स टाइम एंड एफर्ट, ये बहुत टाइम बचाता है और एफर्ट भी हमारा कम लगता है। इंक्रीज एक्यूरेसी एंड इफिशियंसी, ये इससे क्या होता है? एक्यूरेसी और इफिशियंसी दोनों क्या होता है? बढ़ जाती है। हेल्प्स इन इनोवेशन एंड रिसर्च, इसमें हेल्प करता है इनोवेशन में, नए नए खोज में और नए नए आविष्कार में और रिसर्च में, ये हेल्प करता है। कौन? एआई। इसके चैलेंजेस क्या? तो देखिए, सबसे पहला जॉब लॉस ड्यू टू ऑटोमेशन। सारा चीज अगर ऑटोमेटेड हो जाए, जैसे एटीएम मशीन में क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वहां इंसानों की जरूरत है? इंसान की जरूरत होती है वहां पे उसको देखभाल करने के लिए, है ना, कोई उसके साथ फ्रॉड ना करे। तो जब ऑटोमेट सारा कुछ ऑटोमेशन आ गया तो वहां जॉब लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज, ये भी रहेगा। एआई की वजह से आपका बहुत सारा डाटा कोई भी हाँ कर सकता है। इथिकल कंसर्न अबाउट डिसीजन मेकिंग, इथिकल का मतलब समझते हैं? एथिक। हाँ, तो इथिकल कंसर्न रहेगा डिसीजन मेकिंग को लेकर के कि वो आ जाएगा तो ये नहीं सोच पाएगा कि समाज में इससे क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो बस कर डालेगा। ठीक है, हाँ, कंक्लूजन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एआई इज ए पावरफुल टेक्नोलॉजी विथ मेनी बेनिफिट्स बट इट मस्ट बी यूज केयरफुली, यही ना होना चाहिए। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसके डिसएडवांटेज भी हैं, तो इसके फायदे हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इसको बहुत ही सावधानी से यूज करना चाहिए एंड रेस्पॉन्सिबली टू मेक लाइफ बेटर फॉर एवरीवन। है, हो गया, हमने दो आज बात कर लिया। थोड़ा आज हम चर्चा उसके ऊपर करेंगे कि कुछ कनेक्टर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, जब घर जाएंगे आप लोग तो देखेंगे कि इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है जिसमें इंग्लिश शुरू करने से पहले ये वीडियो देख लें, ये उसका थंबनेल है। वो वीडियो आप देख लेंगे, उसमें बेसिक सी बातें कही गई हैं, बहुत बेसिक। सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनाते हैं उसको, तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत बातें की गई है। तो मान लिया कि आज के डेट में V2 V3 में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उतना हम टेंस तो आज नहीं बता पाएंगे ना कि हम पूरा टेंस आपको बताने लगे। ठीक है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो उस वीडियो में, एक वीडियो में बता दी गई। ठीक है, तो उसको थोड़ा एक बार देख लेंगे, आधे घंटे 40 मिनट की वीडियो है, बहुत ज्यादा नहीं है। एक बार में नहीं समझ में आए 2-3 बार करके देखें।
बहुत ही आसान से लैंग्वेज में समझाया गया है उसमें, तो वो आप देख लेंगे। और कुछ हम बात करने जा रहे हैं कुछ कनेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। होमवर्क सीरीज के बारे में डिटेल से बताएं सर, रिजल्ट अड्डा, बताइए। अरे होमवर्क सीरीज में बहुत कुछ मिल रहा है आपको पीडीएफ फॉर्म में, जैसे क्या है, इडियम्स हैं, कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स हैं, मुहावरे, यूज टू वोकैब जिससे आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी, और आपको आगे मिलने वाला है पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द, ये सारा कुछ मिलने वाला ये है होमवर्क सीरीज। हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ जिनको लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ आज तो वही लोग आए हैं ना जिनको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। कुछ ये बेसिक वर्ड्स हैं जिसको आप मगअप कर जाएंगे, याद कर जाएंगे, रट जाएंगे, ये तो सबको मालूम है, ये भी सबको मालूम है लगभग, नहीं ये भी मालूम है, कोई ऐसा वर्ड जो नहीं मालूम है? नहीं मालूम तो उसको लिख करके उसका आफ्टरवर्ड्स का मतलब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद, ठीक है। सारा वर्ड आप देख लेंगे, इससे क्या होगा ना कि सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसमें बीच में कुछ होता है ना कि ऐसा कर लें ताकि ऐसा ना हो, ताकि ये जो आया उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वह यहां आया तो था, वह यहां आया तो था पर मैं उस समय नहीं था, तो पर, हालांकि बात ऐसी है कि मैं उसको जानता तक नहीं हूं, हालांकि, ऑल्दो, ठीक है। तो ये उस तरह के वर्ड्स हैं, जैसे इंडीड, इंडीड का मतलब क्या होता है, वास्तव में, ठीक है। नॉनदलेस, फिर भी, ठीक है। इवन देन, फिर भी, ठीक है। तो ये सारा थोड़ा देखना है, कुछ वर्ड्स ही आपको अलग से लगेगा, ठीक है। तो इसका अगर मीनिंग देखना तो हिंदी मीनिंग देख लीजिएगा, और उसके ऊपर थोड़ा एक एक दो दो सेंटेंस बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर से, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ, ये कुछ सेंटेंस जब बनाते हैं तो बहुत लोग उसमें दिक्कत कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका पजेसिव क्या होता है, और वन सेल्फ में क्या होता है। ये भी जो वीडियो मैंने बताया है उसमें इसको बहुत अच्छे से डिटेल किया गया है। जैसे सब्जेक्ट के रूप में ये यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में, पजेसिव के रूप में, जैसे उसका, उसकी, हमारा, ये है, ठीक है। वह खुद, वह खुद, मैं स्वयं या मैं खुद, वे लोग खुद, है ना, वे लोग स्वयं या खुद। सेल्फ का मतलब ही होता है स्वयं या खुद। जैसे हम लोगों ने खुद खाना बनाया, तो वी प्रिपेयर्ड फूड आवरसेल्व्स, ठीक है। तो ये है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बहुत आसान सी चीजें हैं, बेसिक सा चीज है, आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। अभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम आज नहीं दे रहे हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम अगली बार देंगे। आज थोड़ा सा कनेक्टर्स के ऊपर ही हम बात करेंगे कि आखिर क्या है। कि कल भी मैंने आपको बताया था कि 10 तरह के सेंटेंस होते हैं किसी भी चीज में, ये 10 सेंटेंस होते हैं, ये आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं अभी। ये बहुत बेसिक है, एकदम बेसिक है, इससे इससे और नीचे, इससे और पीछे कुछ जाया ही नहीं जा सकता। गुड गिन्नी, बेस्ट क्लास ऑन यूट्यूब फॉर सिविल कोड, थैंक यू गिन्नी। कंप्यूटर का भी लगेगा बच्चे, कंप्यूटर और मैथ्स सारे अवेलेबल होंगे क्लासेस, मैथ्स भी अवेलेबल होगा और कंप्यूटर भी अवेलेबल होगा, बस बने रहिए आप, सब कुछ मिलेगा। सर थोड़ा अंडर द वेदर है ना, ही इज नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई मैथ्स क्लास इज नॉट गोइंग लाइव। चलिए, हो गया। इस पे हम एक स्ट्रक्चर तो आज बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, एक तो बताएंगे।
हो गया? फास्ट, यार चलाइए थोड़ा। 2 घंटे में 90 मार्क्स के क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने हैं। लगभग इसमें बन जाएगा, 2-3 ऐसा है जिसके ऊपर हमें काम करना है। जैसे पहला क्या है, वह जाता है, क्या बनाते हैं हम लोग? हाँ, बेसिक सा है, ही गोज। अगर आई होता तो क्या होता? आई गो, है ना? थर्ड फॉर्म सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगता ही लगता है। वह नहीं जाता है, ही डजंट गो। क्या वह जाता है? डज ही गो। क्या वह नहीं जाता है? अच्छा, डज नॉट ही गो हो सकता है क्या? है? नहीं हो सकता है? कंफ्यूज। हाँ, डज ही नॉट गो ये होता है। या फिर उसको साथ में लिख सकते थे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ऐसे, डजन ही गो। हाँ, ये भी करेक्ट। या फिर अगर डज और ही अलग अलग लिखा है तो बीच में ही आना चाहिए, नॉट बाद में आना चाहिए। वह कैसे जाता है? हाउ डज ही गो। वह क्यों नहीं जाता है? वाई डज नॉट गो। ठीक है। वह जाता है, मैं भी, ही गोज, तो डू आई। याद रखिएगा कि जैसा सब्जेक्ट इधर इसके अकॉर्डिंग वर्ब इधर, जैसा सब्जेक्ट इधर इसके अकॉर्डिंग वर्ब इधर। अगर इधर होता आई गो सो डज ही, अगर उधर ही होता तो वहां डज हो जाता, होता ना? क्योंकि वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। वह नहीं जाता है, मैं भी नहीं, तो पहले तो वह नहीं जाता है, ही ही डजंट गो, नाइदर डू, नहीं, सो नहीं लगता है, निधर या नॉट डू आई, दोनों में से कोई एक। ठीक है। वह जाता है ना, हाँ ये क्वेश्चन टैग है। पहले पॉजिटिव तो ही गोज, इधर निगेटिव डजन ही, के बाद वह नहीं जाता है ना, पहले निगेटिव ही डजन गो, डज ही। ठीक है। एकदम बेसिक सा है ना, इसमें तो बहुत मुश्किल कुछ है नहीं। ठीक है। इस क्लास को तो ये बताने की हमें जरूरत भी नहीं थी, लेकिन एक दो सेंटेंस ऐसा था कि बताने का मतलब मेरा क्या है। अब मैं बताता हूं कि ये मतलब क्या है। हो गया? ठीक है। मैं कुछ ग्रामर रूल बता के जाऊंगा जिसके ऊपर आप सेंटेंस घर से बनाना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा नहीं। अब मान लिया कि 20 दिन का क्लास अगर लेते हैं, 4-5 का डेली करते हैं, तो 80 स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर तो सेंटेंस हम लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है। और वही सारे स्ट्रक्चर करेंगे जो हमें पैराग्राफ राइटिंग में हमें आसान हो। ठीक है। चलिए हटा दें इसे। स्ट्रक्चर नंबर 1 है कि सब्जेक्ट को डैश 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 करना चाहिए। देख लीजिए, सब्जेक्ट को डैश 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 करना चाहिए। डैश 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 का क्या मतलब? कोई भी एक्शन, कोई भी काम वहां पे हो सकता है। ठीक है। सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट को खेलना चाहिए, सब्जेक्ट को जाना चाहिए, सब्जेक्ट को एग्जाम देना चाहिए, है ना? कुछ भी हो सकता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड, शुड और शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या होगा, रवि शुड प्ले, रवि को खेलना चाहिए। हो गया? रवि शुड प्ले। ठीक है। कुछ हो सकता है।
he should come, हाँ he should come, आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। सब्जेक्ट को करना चाहिए, ये एक्चुअली में क्या है, किसी को दिया गया क्या है, एडवाइस है। तो इस ग्रामर रूल का नाम है प्रेजेंट। कब एडवाइस दिया जा रहा है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट एडवाइस है ये, कौन सा, सब्जेक्ट को डैश डैश करना चाहिए, ठीक है। हम लोग अगर मान लीजिए कोई लेटर लिखते हैं या फिर कुछ लिखते हैं पॉल्यूशन के ऊपर, हम लोग लिखेंगे ना कि गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना चाहिए, तो शुड का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर्स हम लोग 70-80 कर लेंगे तो अपना सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और V1 मैंने कहा V1 V2 V3 तो मालूम है सबको, कोई दिक्कत है, V1 V2 में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्या मालूम है एक बार थोड़ा हम जानना चाहेंगे। V1 V2 V3 कैसे बनाते हैं, V4 और V5 तो सबको मालूम है कि ING फॉर्म और S या ES लगाते हैं, ठीक है। लेकिन V2 और V3 कैसे बनाएंगे, बनाइए तो थोड़ा ईडी लगा के, कैसे, तो किसके साथ लगाएं किसके साथ नहीं लगाएं। अभी तक लोग मैथ्स में ट्रिक पढ़ते हैं ना, हम यहाँ ट्रिक बता के जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, हम बता रहे हैं कि वर्ब जो है दो तरह का होता है, कौन सा, अरे नहीं, रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। इरेगुलर का मतलब क्या, राइट रोट रिटन, रीड रेड रेड, कैच काउट काउट, ठीक है ना, गो वेंट गॉन, ये इरेगुलर है, ठीक है। तो इरेगुलर जो वर्ब हैं मुश्किल से 80 90 100 120 है, उसको हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसके V2 और V3 में या तो डी या तो ईडी लगा देंगे, दिखना क्या चाहिए, ठीक है। आसान नहीं है ऐसे में, नहीं तो सबको याद करना संभव है, लेकिन जितना अपने यूज में आता है इरेगुलर वर्ब उसको इरेगुलर को याद कर लेंगे। बाकी जो बचा रेगुलर उसके साथ क्या करेंगे, V2 और V3 बनाने के लिए सबके साथ डी और ईडी लगा देंगे, दिखना चाहिए ईडी। बहुत मुश्किल है क्या, बहुत आसान है ये, ठीक है। हाँ तो एक आपने देख लिया कि प्रेजेंट एडवाइस, अगर वही एडवाइस पास्ट में देना हो तो क्या होगा, ग्रामर रूल सेकंड लिख लीजिएगा, पास्ट एडवाइस, नहीं पहले लिखिएगा सब्जेक्ट को करना चाहिए था, सब्जेक्ट को डैश 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 करना चाहिए था, बगल में लिख लीजिएगा पास्ट एडवाइस, क्या लिखना है, पास्ट, पास्ट मतलब इससे पहले की एडवाइस है ना, पास्ट एडवाइस। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, और हैव जब भी आता है तो इसका बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। चलिए सेंटेंस बनाइए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था, हाँ, गवर्नमेंट शुड हैव टेकन एक्शन, किसके खिलाफ, तो लगा सकते हैं, कुछ ही बना सकते हैं, अगेंस्ट भी लगा सकते हैं ना, शुड हैव टेकन एक्शन, हाँ, अगेंस्ट फ्रॉडस्टर्स कुछ भी, हाँ कुछ भी, डिफॉरेस्टेशन, हम यही तो कह रहे हैं ना कि आप ऐसे ग्रामर रूल पढ़ें, ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ें, कम पढ़ना है, ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं, 1 मंथ या 45 डेज मैक्स टू मैक्स, ठीक है। उतने में अपने को क्या करना है कि कुछ अच्छे जो स्ट्रक्चर्स हैं इजी वाले, जिससे हम पैराग्राफ में हमें आसानी हो लिखने में, वैसे ही स्ट्रक्चर सिर्फ पढ़ेंगे एक एक करके, जिससे आप लोग को लिखने में सिंपल प्रेजेंट का यूज बहुत होगा, ठीक है, सिंपल फ्यूचर का यूज बहुत होगा,
ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज भी बहुत होगा, सिंपल पास्ट का भी यूज बहुत होगा, ठीक है, बाकी का यूज कम होगा। तो जिसका यूज होगा उसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे, नहीं उसको अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद फिर क्या है, फिर अपने लिए आसान हो जाएगा सेंटेंस बनाना। बस दिमाग में कंटेंट होना चाहिए, और कहाँ से शुरुआत करें, शुरुआत भी करने के लिए क्या होना चाहिए, सेंटेंस का फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो यही होता है, कोई दिक्कत। दो ग्रामर रूल हमने बता दिया। जैसे इस पे हम लोग बना सकते थे ना, उसको जाना चाहिए था, उसको नहीं जाना चाहिए था, उसको कैसे जाना चाहिए था, उसको क्यों नहीं जाना चाहिए था, को जाना चाहिए मुझे भी। जहां पे जाना चाहिए मुझे भी, जहां पे सो डज ही था, डज की जगह पर शुड लगेगा हर जगह, ठीक है। कुछ कनेक्टर्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज। कनेक्टर्स क्या होता है, सेंटेंस में कनेक्टर्स का यूज बहुत अहम होता है। सबसे आसान क्या है, एंड, राम एंड श्याम। हम कनेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम कंजंक्शन और प्रेपोजिशन तो पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है, उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ सेंटेंस के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। सेंटेंस में आपके लिए क्या आसान हो सके, एंड आसान है, ऑल्सो भी आसान है, और वह थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं पैराग्राफ में, ठीक है। तो ज्यादा यूज नहीं हम लोग करेंगे, कम कम सीखते चलेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा बच्चे, और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आप खुद भी कर लीजिएगा। जैसे एक सेंटेंस मैंने दिया है, एक खुद से लिख लीजिएगा, एक से दो, क्या तो दिक्कत क्या। जैसे मोर ओवर का मतलब क्या होता है, इट मीन्स इसके अतिरिक्त, ठीक है। तो क्या है, मोर ओवर द सर्विस वॉज एक्सलेंट, खाना स्वादिष्ट था, इसके अतिरिक्त सेवा भी क्या, हाँ, और इन एडिशन टू क्या होता है, के अलावा, इन एडिशन टू टीचिंग ही राइट्स बुक, पढ़ाने के अलावा वह किताबें भी लिखते हैं, ठीक है। एज वेल एज के साथ साथ क्या होगा, सिंग्स एज वेल एज डांसेस, ठीक है। वह गा वह गाने के साथ साथ, वह गाने के साथ साथ नाचती भी है, ठीक है। सारा कुछ है। क्या कुछ कट गया है क्या, हाँ वो कट गया है, ठीक है? थोड़ा सा प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा सा वर्ड आपको बताने जा रहे हैं, आज का लास्ट होगा आज के सेशन का। एज ऑफ नाउ का मीनिंग देख लीजिए क्या है, अभी तक, अब तक, फिलहाल, इस वक्त तक, वर्तमान स्थिति में, ठीक है। जैसे तुमने अभी तक मेरा काम नहीं किया, यू डिड नॉट डू माई वर्क एज ऑफ नाउ, ठीक है। हमने कुछ सेंटेंस दिया है, जैसे एज ऑफ नाउ द शॉप इज, फिलहाल दुकान बंद है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि पैराग्राफ में लिखा हो एज ऑफ नाउ, तो क्या समझेंगे उसका मतलब, है ना, फिलहाल दुकान बंद है। देखिए एक ही वर्ड का कितना मीनिंग आ रहा, किस तरह का। अब एज ऑफ नाउ को अगर सिर्फ हम लोग अभी तक समझते तो अभी तक दुकान बंद है, ठीक है, वो भी सेंस ठीक है, फिलहाल दुकान बंद है, ठीक है। एज ऑफ नाउ देयर इज नो अपडेट ऑन द रिजल्ट, अभी तक रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं है। अच्छा एक सेंटेंस खुद से बनाइए, ये ऐसे कैसे हो गया, मैंने बहुत बार कंप्लेन किया है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप लोग लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं ना, कंप्लेन के लिए लिखते हैं ना, कल भी एप्लीकेशन था कि ट्रेन में क्या था, क्वालिटी ऑफ फूड के ऊपर कंप्लेन था। कंप्लेन में हम यही कहेंगे ना कि अभी तक हमने बहुत कंप्लेन किया है लेकिन अभी तक कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया गया है, यहां से बना सकते हैं एज ऑफ नाउ का इस्तेमाल करके, ठीक है। बनाइए क्या होगा, ऑनलाइन वाले लोग भी जवाब दे सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेज का मैराथन जल्दी ही आएगा बच्चे।
एक दिन में 250 इडियम्स करा देंगे। 4 मैराथन क्लास में 1000 इडियम्स ओवर। घबराना नहीं है, बन जाएगा। ये मैंने बहुत बार कंप्लेन किया है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बन जाएगा, बनाइए। आई हैव कंप्लेन्ड मेनी टाइम्स। आई हैव कंप्लेन्ड, हाँ ईडी लगेगा ना। हाँ, आई हैव कंप्लेन मेनी टाइम्स या अ नंबर ऑफ टाइम्स, बट हाँ, नो अप्रोप्रिएट एक्शन हैज ना, हाँ बिन टेकन, ठीक है, एज ऑफ नाउ, ठीक है, नहीं लिया गया है ना। तो इस तरह के सेंटेंस बना कीजिए। एक और वर्ड है आपका आज का आखिरी है, वो क्या है? ये सारा फॉन्ट मिस कर गया ना, कोई बात नहीं है, हम लोग को इंग्लिश तो ठीक है ना, उसे तो समझ ही लेंगे। तो एज टू मतलब क्या, ताकि, इसलिए कि, इस उद्देश्य से, किसी पर्पस के लिए हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो एज टू, ही स्टडीज हार्ड सो एज टू पास द एग्जाम। वो कड़ी मेहनत करता है ताकि एग्जाम पास कर सके, ठीक है। आई एम प्रैक्टिसिंग डेली सो एज टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। मैं रोज प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि मैं इंग्लिश इंप्रूव कर सकूं। दे आर वर्किंग ओवर टाइम सो एज टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं ताकि अपना प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर सकें, ठीक है। वर्ड क्या है? सो एज टू, ये वर्ड लिख लेंगे, इसका ये लिख लेंगे। बाकी सेंटेंस आप लोग दो सेंटेंस हर किसी वर्ड पे बनाते चलेंगे, ठीक है। और मन में कोई भी सेंटेंस अगर आ रहा हो जिसका आप नहीं सोच पा रहे हैं कि उसका क्या लिखें, वो नोट डाउन करना है। हिंदी तो हिंदी में, अपने मदर टंग में नोट डाउन करना है, हमें भेजना है, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहिएगा। और एक वीडियो का लिंक इसमें दे दिया गया है, उसको देख लेना है, वो बेहतर वीडियो है सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें नहीं बोला गया है, ठीक है। बहुत लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भी बहुत गलती करते रहे हैं, तो वो हाँ ठीक है। 15 बहुत अच्छा। 15 अगर यहाँ से 15 ले आए ना, तो बाकी सब से भी तो उतना ही आ ही जाएगा। फिर आपका 70 तो आ ही गया, और उससे ज़्यादा तो कट ऑफ जाएगा नहीं। डिस्क्रिप्टिव है, कुछ इसका भी ख्याल रखेगा ना आयोग। 70 मार्क्स से ज़्यादा थोड़ी जाएगा कट ऑफ, बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। कि ऐसे देखा गया है कि अबाउट 17,000 लोग 70 प्लस हैं। 17,000 से ज़्यादा लोगों का 70 प्लस मार्क्स है। लेकिन ये एमसीक्यू था। असली खेल क्या है, अब होता है शुरू। यहाँ केस में भी आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। आपने अगर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज यू मस्ट कीप द क्वेश्चन। आप पास करेंगे, उसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि अभी हमने पढ़ा था ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेमोराइजिंग के ऊपर फोकस नहीं किया गया, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस किया गया, लेकिन फिर भी लोग आज रटने में लगे हुए हैं। तो रट कितना रटिएगा, कितना रटेंगे, अथाह है। समझेंगे, अगर कनेक्ट करके चीजों को समझते चलेंगे तो आसान हो जाता है ना। पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ, बस सारा कुछ समझ लीजिए ना, उसमें क्या है दिक्कत, वहीं क्यों हुआ, है ना। चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।